नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी भाषा के अंतर्गत जो व्याकरण पढ़ाया जाता है उस व्याकरण का पहला बिंदु जिसका नाम है वर्ण विचार। ये क्लास टेट सुपर टेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है और वर्ण विचार भी उन्हीं बिंदुओं को उन्हीं स्तरों तक ही पढ़ाया जाएगा जिन स्तरों तक आपके लिए यह उपयुक्त और लाभकारी होगा। तो समय की महत्ता को देखते हुए हम चलते हैं अपने बिंदु पर। पहले हम बात करते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की आखिर वर्ण क्या होता है। ठीक, तो बात करते हैं जो हमारी ये हिंदी है, यह हिंदी एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। और भाषा जो है वह वाक्यों के वाक्य समूहों से निर्माण करती है और वाक्य जो होते हैं वह पद से बनते हैं। पद क्या होते हैं? जो विभक्तियों से युक्त होते हैं। और पद जो बनते हैं वह शब्द से बनते हैं। और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। और वर्ण कहाँ से आते हैं? ये वर्ण आते हैं ध्वनि से। कहाँ से आते हैं? ध्वनि से। तो हम बात कर रहे हैं वर्ण की या वर्ण विचार की। तो कह रहे हैं जो हिंदी भाषा है इस भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हम पढ़ते हैं वर्ण होता है, लेकिन वर्ण को बोलने के लिए जिस ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं मौखिक रूप से उस भाषा की छोटी इकाई कौन हो जाती है? ध्वनि हो जाती है। तो अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो लिपि के माध्यम से जिन ध्वनि संकेतों को हम लिपि के माध्यम से या लिपिबद्ध कर देते हैं वही वर्ण कहलाती है। वही वर्ण कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं का। अब का को मैं मौखिक रूप में एक ध्वनि निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? का। और उसी का को मैं क्या कर रहा हूँ? एक लिपि में संकेत दे रहा हूँ। कौन संकेत दे रहा हूँ? का। अगर हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है तो हिंदी की ये सबसे छोटी इकाई क्या है? का जो है यह एक वर्ण है। इस वर्ण को जब मैंने ध्वनि दिया, इस वर्ण को जब मैंने ध्वनि दिया और ध्वनि जब दिया तो लिपि ने आकर इसे लिपिबद्ध कर दिया। और जब ये लिपिबद्ध हो गया तो ये किसका रूप धारण कर लिया? वर्ण का। अर्थात अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो वह वर्ण होती है। और अगर ये पूछा जाए भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो हो जाएगा ध्वनि हो जाएगा। ठीक है। अब प्रसंगानुसार अगर हम देखें या अपने विषयानुसार हम इस पे विचार करें तो विषयानुसार हमें जो पढ़ना है वर्ण। अब देखते हैं वर्ण क्या है। अगर इन तथ्यों पर हम नजर डालें तो वर्ण के रूप में हमें क्या मिला है? क्या मिला? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये वर्ण जो हिंदी में आते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। ये जो वर्ण होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अगर देखें स्वर और व्यंजन के दृष्टिकोण से वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और स्वर जो हैं अगर देखा जाए तो स्वरों के भी भेद होते हैं। हर्ष, दीर्घ और प्लुत। और अगर व्यंजनों के भेद पर हम दृष्टिकोण डालें तो व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श,
अंतश और ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद भी अगर देखा जाए तो स्वर हमारे और व्यंजन, ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, तो 11, 33, 44। अगर विद्वानों की माने, जो व्याकरणाचार्य हैं, तो उनके आधार पर स्वर और व्यंजन यही 2 हमारे मूल वर्ण होते हैं। वो तो हमें प्रयोग के आधार पर या अपनी आवश्यकता अनुसार हम वर्णों को बढ़ा घटा लेते हैं, कहीं वर्ण वर्ण मिलाकर संयुक्त अक्षर बना लेते हैं, कहीं काम नहीं चलता तो वर्ण और स्वर और व्यंजन ना होते हुए भी अयोगवाह का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, अगर काम नहीं चलता है तो हम विदेशी वर्णों का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लिया अरबी फारसी के नहीं काम चल रहा है तो हम क्या करते हैं कि अंग्रेजी स्वरों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो वो आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ता रहता है। लेकिन अगर वर्ण के दृष्टिकोण से देखें तो स्वर और व्यंजन यही 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम एक जो वर्ण है, इन वर्णों का एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं सामान्य रूप से, कि आखिर वर्ण जो होते हैं वह वर्ण कितने प्रकार तो वर्णों के 2 हो गए। तो हमारे हिंदी में जो मान्यता प्राप्त वर्ण है उनकी संख्या कितनी है। हमारे हिंदी में जो मान्यता प्राप्त वर्ण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, आखिर उनकी संख्या कितनी है। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, 52, 52। इनकी संख्या कितनी है, 52। अब 52 है, लेकिन प्रश्न उठता है कौन कौन 52। यह एक सामान्य परिचय है, सामान्य रूप जान लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो 52 है, 52 को हमको स्पष्ट करना है तो पहले हम किसको ले लेंगे, स्वर को। किसे लेंगे, स्वर को। अब स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया 11। कितने होते हैं, 11। अब इन 11 को हम ऐसे कह के तो आगे नहीं निकल जाएंगे कि 52 वर्ण होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि 52 में आखिर कौन कौन, हमको पता होना चाहिए ना 52 कौन होते हैं। तो 11 भी हमको पता होना चाहिए कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं होते, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा कुछ चीज़ों में अंतर आते हैं। तो 11 जो हैं, जैसे मान लीजिए आ, ई, उ, री। ठीक, उसके बाद ए, ऐ, ओ, आ। ठीक, ये 11 हमारे स्वर होते हैं। अब किताबों की अगर माने, बहुत विद्वान ऐसे होते हैं वो क्या कहते हैं, जो ये री वर्ण है, क्या है, री, ये री का उच्चारण कराता है जब हम इसको बोलते हैं, इसलिए ये स्वर नहीं होता। ठीक है, ये स्वर नहीं होता। बहुत ऐसी किताबों में बहुत ऐसे लोग पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, स्वर नहीं होता। और इसकी जगह उठाकर किसको रख देते हैं, ये विदेशी स्वर को, इसके आधार पर 11 मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी सरकारी मान्यता नहीं प्राप्त है कि री को हिंदी के स्वर से निकाल दिया जाए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। और अंग्रेजी के आ स्वर को उसमें समाहित कर दिया जाए, ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं दिया गया है, या किसी संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अक्सर जो हम पढ़ते आए हैं, जो गुरुजन बिंदुओं ने हम लोगों को पढ़ाया है, और जो अपने अध्ययन से अध्ययन किया है, और आज के पेपर में जो पूछा जाता है, उसके आधार पर री जो है वही वो स्वर माना जाता है। ये भी स्वर है, लेकिन ये विदेशी या आगत स्वर कहा जाता है। लेकिन हमारे 52 वर्णों में इसको मान्यता नहीं प्राप्त है, इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे 11 स्वर हो गए, अब इसके बाद 11 स्वरों के साथ हमसे पूछा क्या जाता है। अब इसमें कई तथ्य बनते हैं। पहला बनेगा मूल स्वर, पूछ सकता है हमारे मूल स्वर कितने होते हैं। मूल माने मुख, जिससे और स्वर बने हैं।
तो इसमें मूल स्वर होता है आ, ई, उ और री। बाकी जितने स्वर हैं इन्हीं स्वरों से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पूछता है दीर्घ स्वर कितने होंगे। कौन स्वर? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर हम बताएंगे, मूल स्वरों के बाद जितने बचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका और डिटेल जानने के लिए आगे जब हम और पढ़ेंगे तो अभी बताएंगे आपको कि आगे और क्या होता है। फिर आएंगे हम व्यंजन पर। जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 33। कितनी बताई गई? 33। अब व्यंजन जो होते हैं वह पंचम वर्गीय, पहले हम वर्ग करेंगे व्यंजन में, पंचम वर्गीय, वर्गीय या पंचम वर्ग कर लीजिए। तो पंचम वर्ग का मतलब या स्पर्श वर्ग वर्ण कर लीजिए या फिर वर्गीय वर्ण कर लीजिए। तो इसमें का से लेकर का से मा तक लगभग 25 वर्ण आते हैं। लगभग क्या 25 वर्ण ही आते हैं। ठीक है, ये 25 वर्ण हो गए। उसके बाद इसी व्यंजन में आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, जो अंतस्थ वर्ण है ये होता है या, वा, र, ला। एक चीज जानते रहिएगा कि संस्कृत अगर आपको आता है तो आप मेरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में या, रा, ला, वा होता है। ठीक, या, रा, ला, वा। और संस्कृत में जो होता है पाणिनि के अनुसार या, वा, रा, ला होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण में जब हम आएंगे तो श, तालव्य, मूर्धन, दंत, फिर हा। यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। अगर देखें 11 और 25, 4 29, 4 33, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 44। लेकिन हमको पढ़ना कितना है? 52 वर्ण हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद ये तो व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया। अब इन्हीं व्यंजनों से कुछ चीजें बनती हैं, जैसे आता है संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर हमको बनाना है, तो संयुक्त अक्षर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दो व्यंजनों का योग करेंगे और उसके उच्चारण के लिए स्वर मिलाएंगे, तब तो उच्चारित होगा। जैसे मान लीजिए छ। अब छ हमको बनाना है तो हम क और श को मिलाएंगे तब ये बनेगा। फिर प्र, फिर इसमें मिलाएंगे त और र, फिर मिलाएंगे ज्ञ, इसको बनाएंगे ज और यहाँ से, फिर क्रब वाला स्र, इसको मिलाएंगे स और रा से। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? 4 संयुक्त अक्षर हो गए। अब कितने हो गए? 48। फिर आते हैं विकसित व्यंजन, जिसको हम उच्छिष्ट वर्ण कहते हैं। विकसित व्यंजन, जिनको हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट वर्ण। ये होते हैं ठीक, इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। 48 2 50। फिर आते हैं क्या? अयोग व अयोग व, दो होते हैं अयोग व। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। यानी कुल मिला के हमारे पास
वर्ण कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52 वर्ण। यानी जो आज तक परीक्षाएं में पूछी जाती हैं कि हिंदी में मान्यता प्राप्त वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। इसके बाद भी अगर हम देखें तो प्रयोग के आधार पर और भी वर्ण हमारे यहाँ मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अरबी फारसी का वर्ण, अरबी फारसी का वर्ण कौन? क, ख, ग, फ, ज, फ, उल्टा हो गया, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ या फ, ज। ठीक, 5 वर्ण तो ये हो जाते हैं कौन? अरबी फारसी के। इसका भी प्रयोग होता है, जैसे हम बोलते हैं ठीक, फजल, गजब। ठीक, तो ऐसे वर्णों में इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद 5 ये हो गए। फिर एक होता है आगत स्वर, आगत स्वर कौन होता है? ये आ। अगर ध्यान पूर्वक देखें तो ये अंग्रेजी का आगत स्वर है जिसका प्रयोग करते हैं। तो 5 1 1 6, 52 6 58, 58 वर्णों का। और एक आध दो वर्ण और हैं जिनका हम हिंदी के मतलब बोलचाल या लिखने में हिंदी के वर्णों का प्रयोग करते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टिकोण से जो आयोग मानता है वो क्या मानता है? 52 वर्ण मानता है। ठीक है, क्या मानता है? 52 वर्ण। तो ये एक सामान्य परिचय है जो हमारे दिमाग में अगर हम टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कौन पंचम वर्ग होता है, कौन अंतस्थ होता है, कौन ऊष्म होता है, कौन संयुक्त अक्षर होता है, कौन उच्छिष्ट वर्ण होता है और कौन अयोगवाह होता है। ये बातें हमारे दिमाग में हमेशा गूंजनी चाहिए। और ये बातें अगर हमारे दिमाग में हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आपका जो वर्ण का चैप्टर है वो कहीं ना कहीं लाभकारी स्तर तक आपको याद है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आगे आते हैं। जब हमको ये पता चल गया कि वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तब हम उसकी आगे पढ़ाई करते हैं जो टेट सुपर टेट में हमसे पूछा जाता है। तो पहला होता है, हमने पढ़ा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन के दृष्टिकोण से उसे हम पढ़ेंगे तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ण का कौन उच्चारण स्थान होता है, क्या मात्रा होती है, जीभ की स्थिति पर वो कैसे होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ताल की स्थिति यानी मुख विवर के आधार पर वो कैसा होता है, ओष्ठ की स्थिति पर वो कैसा होता है, कौन कौन वर्ण होते हैं। ये टेट और सुपर टेट के लिए हमें जानना अति आवश्यक है, यानी हमारे पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको मैं एक सरणी दे रहा हूँ, उस सरणी को आप बना लीजिएगा, बताते भी चलेंगे और बनाते भी। हमारे पास पहले सरणी में हम बनाएंगे, लिखेंगे पहले हम पूरे स्वर को। कितने स्वर हमें मिले थे? आ मिला था, बड़ा मिला था, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, फिर मिला था क्या? ए, ऐ, ओ, फिर मिला था आओ। क्या मिला था? आओ। ठीक, थोड़ा नीचे चल नहीं रहा, ये मिला था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये हमारे पास 11 स्वर थे। तो पहले हम क्या करेंगे? इन स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे। क्या देखेंगे? उच्चारण स्थान। आखिर ये वर्ण किस उच्चारण स्थान से होकर गुजरते हैं।
निकलते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे हमारे पास क्या है, आ वर्ण है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। अब आपसे पूछा जा सकता है भैया कंठ है कहाँ, जैसे आप मास्टर हैं तो आपसे बच्चे ने पूछा कि आखिर कंठ से निकल रहा है, तो गला दिखाने से काम थोड़ी चलेगा कि आप बता देंगे नहीं कंठवश निकल रहा है तो मान लेगा, तो ये तो पूरा गला है ना। कंठ का मतलब होता है जब वायु बिना अवरोध के हमारे कंठ से बाहर निकलती है, तो ऐसे जब वर्ण बाहर आते हैं तो उन वर्णों को कंठ उच्चारित वर्ण कहे जाते हैं। अब अगर छोटा कंठ है तो बड़ा भी कंठ होगा, क्या होगा, कंठ होगा। फिर आते हैं ई। ई क्या है, जब हम आगे जाएंगे तो ये देखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग जिस स्थान को स्पर्श करता है वही स्थान उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक, तो अगर हम बोले इमली, तो अगर ध्यान दीजिए बोलने से पहले आप प्रयास कीजिए कि मुझे इमली बोलना है, तो आपकी जीभ उस स्थान पर जाकर पहले ही स्पर्श हो जाएगी। जैसे आप विचार बनाएंगे कि मुझे इमली बोलना है, ईख बोलना है, तो जीभ जाकर जीभ का अगला जो नुकीला भाग है वो वहां सड़ जाएगा। तो बोलिए ई, तो देखेंगे दांत के नीचे मसूड़ा जो है, दांत के ऊपर जो मसूड़ा है उस मसूड़ों में स्पर्श कर रहा है इमली, तो वहां मतलब प्राकृतिक रूप से बोलिएगा, ऐसा नहीं है जबरदस्ती बोलिए, मुंह बंद करके बोलेंगे तब वो ई निकलेगा। ठीक है, तो जैसे वर्ण बोला जाता है उसी अनुसार से बोलिएगा। तो ई जब हम बोलेंगे तो ई कहाँ स्पर्श कर रहा है, ताल में, कहाँ, ताल में। अब छोटकी कर रहा है तो बड़कियों करेगा। ठीक, तो इहो ताल हो गया। ठीक, अब आते हैं ऊ। ऊ को बोलने के लिए हमें अपने ओंठ को गोल करना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहा है, ऊ। एक आता है वृत्तामुखी, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, बिना गोल किए आप ऊ नहीं बोल सकते। जैसे ऐसे मुंह फैला लीजिए और ऊ बोलिए तो कौन प्रश्न नहीं उठता कि आप बोल पाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण। तो ये किससे उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और एक चीज और देखिएगा कि हम ओष्ठ तालु कंठ लिखते चले जा रहे हैं, तो आप भी नहीं, जब वर्ण का उच्चारण हो जाता है तो ऊ अगर उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अब पूछा जाए कि ऊ का उच्चारण हुआ तो वो वर्ण क्या हुआ, तो वो ओष्ठ हो जाएगा, तालब हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, ये जानते रहिएगा। अगर छोटका का ऊ है तो बड़कों को ओष्ठ होगा। ठीक है, ओष्ठ होगा। अब आते हैं री। जब री को हम बोलते हैं तो जीभ का अग्र जो भाग है हमारा, वो ऊपर जो गड्ढा होता है उसमें स्पर्श करता है। अगर नहीं समझ में आता तो बोलिएगा ऋषि। अगर जीभ ऊपर आप ले नहीं जाएंगे मूर्धा में तब तक आप री का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो री जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक, अब ए और ओ जो है ये रिमिक्स वर्ण है। रिमिक्स मतलब समझते हैं ना, मिक्सचर, मतलब उच्चारण स्थान और कुछ नहीं होते। ये कैसे बना है तनिक देखिएगा, ये बना है आ और ई के मेल से। अब आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान ताल, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ताल। ठीक है, क्या होगा, कंठ ताल। अब ए का अगर है तो ऐ का भी कंठ है और ताल होगा, क्या होगा, कंठ ताल होगा। ठीक, अब ओ में आते हैं, तनिक ओ को भी देखिएगा, ये कौने कौने से बना है, ओ। चलो अवे आओ ना मानो, ओ मान लो। ठीक है, ओ वर्ण को हम देखते हैं तो ओ बना है आ प्लस ऊ से। अब ओ का उच्चारण स्थान का है, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ ओष्ठ या कंठोष्ठ।
अब अगर ये है तो अव का भी यही होगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है, ये हो गया। फिर अगले पे आते हैं। अगला अगर देखते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा, हमारे पास स्वर कितने होते हैं, 11। फिर हमने पढ़ा कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। याद रखिएगा, टेट में अक्सर इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को बताना है आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, जिसके लिए आप बैठे रहेंगे। तो पूछा जाता है ई का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, री का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो स्वर का पहला वर्गीकरण यही आता है। दूसरे में चलते हैं। दूसरा होता है मात्रा। आखिर स्वर में मात्राएं कौन कौन लगती हैं, किस स्वर का कौन मात्रा होता है, ये देखेंगे। किस स्वर का कौन मात्रा होता है, तो ध्यान देंगे। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, अगर स्वर में देखा जाए तो मात्रा जो होती है वह मात्रा 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत। इस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसमें ह्रस्व मात्रा होती है। जिस वर्ण को बोलने में ह्रस्व का दूना समय लगता है उसको दीर्घ मात्रा बोलते हैं। और जिस वर्ण को बोलने में काफी समय लगता है, बहुत देर तक बोला जाता है, उसको पुलुत कहते हैं। कैसे, तनिक देखिएगा। अ, आ और पुलुत को 3 से इंगित करते हैं, जैसे अ आ आ। ठीक, तो ये पुलुत है। हालांकि पुलुत का प्रयोग ज्यादातर हिंदी में बोलचाल में किया जाता है, वैसे किया नहीं जाता, मतलब लिखने के लिए बहुत कम प्रयोग किया जाता है हिंदी में। ठीक, तो आते हैं अपने इस पे। अब देखेंगे आ क्या है, ये ह्रस्व है। बड़ा आ क्या है, दीर्घ है। क्या है, दीर्घ मात्रा। ई क्या है, ह्रस्व है। बड़ी ई क्या है, दीर्घ है। ऊ क्या है, ह्रस्व है। बड़ा ऊ क्या है, दीर्घ है। री क्या है, ह्रस्व है। अगर देखें ये ह्रस्व है। ए देखें तो ए जो है दो वर्णों के योग से बना है। अभी मैंने आपको बताया, जब एक ह्रस्व दो ह्रस्व मिलकर एक वर्ण को बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, वो कभी ह्रस्व नहीं होता। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी दीर्घ 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 हो गया। ठीक है, यानी अब यहां से टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, जरा ध्यान दीजिएगा और आप हमको बताइएगा अगर आपके ये समझ में आ गया हो। निम्न में से प्रश्न को आप दिमाग में कैलकुलेट कीजिए, मैं बोल रहा हूं, आंसर मैं लिखूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, निम्न में कौन सा ऐसा वर्ण है, निम्न में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका ह्रस्व नहीं होता। निम्न में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका ह्रस्व नहीं होता। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कमेंट बॉक्स में इसको आपको हमें बताना है। ठीक है, ये आपके इसी मात्रा से लिया गया है, मात्रा से प्रश्न बनाया गया है जो टेट का प्रश्न था। ठीक, अगला वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे तो अगला स्वर का जो वर्गीकरण आएगा, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह की अल्पता है। ठीक, तो इस पे आते हैं। अगला, अब मात्रा मिल गया, स्थान मिल गया, जीभ की स्थिति। जब हम इन स्वरों को
बोलते हैं तो उस समय हमारे जीभ की स्थिति क्या होती, जीभ की स्थिति क्या होती है, मतलब जीभ हमारा कहाँ रहता है। ठीक, तनिक बोलिए आ, फिर बोलिए आ, ऐसे नहीं आएगा। अगर हम जीभ देखें, जब हम आ बोलते हैं छोटा, और इसके लिए बहुत कॉन्सेंट्रेट होके जब एकाग्रचित्त होकर बोलेंगे तब ये समझ पाएंगे, नहीं तो समझ से परे हो जाएगा। ठीक है, जैसे अनार हमको बोलना है, अनार, ठीक है, अनार, और उसी के बाद आम बोलिए, अनार आम। जब आम आप बोलने जाएंगे तो आपकी जीभ पीछे भागेगी, और जब आप अनार बोलेंगे तो जीभ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जहां बीच में बैठा रहता है वहीं बैठा रहता है, उस तनिको इधर उधर नहीं होता। इसीलिए जीभ की स्थिति के आधार पर जो आ होता है ये मध्य होता है। ठीक है, और जब हम बड़ा बोलते हैं तो जीभ हमारी पीछे चली जाती है, इसीलिए इसको पश्च कहते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे ई, इमली, ई, ई, तो जीभ देखते हैं आगे पहुंची रहती है, वो पीछे नहीं जाती, आगे जाती है, तो इसलिए ई क्या हो जाएगा, अग्र हो, ई क्या हो जाएगा, अग्र। अगर छोटका हो तो बड़ को हो जाएगा अग्र। ठीक है, अब आते हैं, बोलिए ऊ, ऊ, ऊन। देखिए जीभ जो हमारी है वो एकदम पीछे भाग जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट। भाई एक हो गया तो वो भी हो जाएगा। अब बोलिए री, री, री जैसे हम बोलते हैं जीभ हमारी क्या होती है, वो आगे आती है, इसलिए री क्या हो जाएगी, अग्र होगी। और ए, ए, ऐनक, एड़ी जब हम बोलते हैं तो जीभ हमारी जो होती है वो आगे आती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अग्र। अब ए अगर अग्र है तो ऐ भी अग्र होगा, ए भी अग्र हो गया। अब बोलिए ओखली, औरत, जीभ अपने आप कहाँ चली जाती है, पीछे भाग जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पश्च। क्या हो जाएगा, पश्च। ये भी क्या हो जाएगा, पश्च। ठीक है, अब आते हैं, कितनी चीजें हो गई, स्वर का उच्चारण स्थान हो गया, मात्रा हो गया, जीव हो गया। अब आप अगर देखे होंगे टेट सुपर टेट में ये अग्र और पश्च हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन वर्ण अग्र है कौन पश्च है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मुख विवर या ताल के आधार पर, मुख विवर यानी मुख का फैलना। ठीक है, मुख विवर के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है, इसमें अर्धविवृत, विवृत, समृत, अर्ध समृत। ठीक है, तो देखेंगे आ जो है वो क्या है, ये है अर्धविवृत, कौन, आ, कैसे, अब वो बताएं, अर्धविवृत। और बड़ा जो है ये है विवृत, तनिक ध्यान दीजिएगा, विवृत वर्ण। जब हम आ बोलते हैं, जब हम आ बोलते हैं तो मुख हमारा जो है वो पूरा खुल जाता है, इसलिए वो क्या होता है, विवृत, विवृत माने पूरा खुला हुआ। लेकिन जब हम आ बोलते हैं छोटा तो पूरे से वो थोड़ा कम होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अर्धविवृत, और इसको विवृत कहा जाता है। अब आते हैं ई, जब हम ई बोलते हैं तो मुख हमारा जो होता है सम माने बराबर, वृत्त माने गोला, यानी बराबर से भी क्या होता है, बराबर पर मुख पहुंचकर, मतलब जो विवृत अर्ध विवृत होता है उससे बहुत कम खुलता है, और जीभ जो होती है ऊपर ऊपर ज्यादा ज्यादा ऊपर जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समृद्ध कहते हैं। बोलिए ई, समृद्ध, ई, ई, ये हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, समृद्ध। इसको क्या कहेंगे, ये भी समृद्ध। ठीक, अब ऊ देखेंगे, ऊ, ऊ और ऊ,
जब हम ऊ बोलते हैं और ऊ बोलते हैं तब भी हमारा मुख ऐसे गोल बना रहता है और छोटे में रहता है, पूरा नहीं खुलता है। इसलिए ये क्या हो जाता है, ये भी समृद्ध हो गया, ये भी क्या हो गया, समृद्ध हो गया। अब छोटा हो गया तो ये भी वही हो जाएगा, समृद्ध हो गया। क्या हो गया, समृद्ध। ठीक है, ठीक। अब री आएंगे, री। अगर हम री बोलते हैं तो री में पूरा मुख नहीं खुलता है, इसलिए री क्या होता है, समृद्ध होता है। री क्या होता है, समृद्ध होता है। अब आते हैं ए पर। ए क्या होता है, जब हम ए बोलते हैं ए, तो ए जब हम बोलते हैं तो ये समृद्ध से भी कम होता है, आधा होता है ए और ओ। जब हम बोलते हैं दांत सटे हुए होते हैं और जीभ जो होता है समृद्ध से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध। क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध। फिर आता है आय। आय जब हम बोलते हैं तो वह जो होता है आ जो विवृत होता है उससे थोड़ा कम मतलब खुलता है, इसलिए आय जो होता है वह अर्ध विवृत होता है, अर्ध विवृत। अब ये जो ओ होता है, ओ भी समृद्ध से थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है, अर्ध समृद्ध, समृद्ध। ठीक। उसके बाद आता है औ। औ में जब हम आते हैं, औ क्या हो जाता है, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। ठीक। तो अक्सर आपने देखा होगा, आपसे समृद्ध और अर्ध समृद्ध अर्ध विवृत के विषय में पूछा जाता है तो मुख विवर के आधार पर या ताल की स्थिति के आधार पर ऐसा होता है। और अंतिम एक और पढ़ लीजिए, यहां से चारों ऑप्शन से टेट सुपर टेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और पढ़ लीजिए, वैसे होते तो बहुत हैं, बस एक लास्ट और इसका वर्गीकरण पढ़ लीजिए। क्योंकि ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर जब हम स्वर को बोलते हैं तो हमारे होंठ की क्या स्थिति होती है, तो ये आधार से दो प्रकार का होता है, आवृतामुखी और होता है वृतामुखी। किस वर्ण को हम बोलते हैं तो हमारा मुख गोल नहीं होता, और किस वर्ण को हम बोलते हैं तो हमारा मुख जो है वो गोल हो जाता है। बोलिए अ आ। तो जब हम आ बोलते हैं तब हमारा मुख गोल नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, आवृतामुखी। अगर हम बड़ा आ बोलते हैं तब भी गोल नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, आवृतामुखी। जब हम ई बोलते हैं, ई ई तो गोल नहीं होता, ओंठ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इधर उधर करके बोल सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, आवृतामुखी। अगर छटकी हो गया तो बड़की भी हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ऊ। ऊ जब हम बोलेंगे तो बिना गोल किए हम बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, वृतामुखी। क्या हो जाता है, वृतामुखी। और क्या है, बड़ा ऊ, ये भी हो जाता है क्या, वृतामुखी। अब बोलिए री। री हम बोलते हैं तो ओंठ का वहां गोल होना स्वाभाविक ही नहीं है, इसलिए री क्या हो जाता है, आवृतामुखी, आवृतामुखी, आवृतामुखी। आवृतामुखी। ठीक। अगर ये हो जाता है ए जब हम बोल रहे हैं री आवृता, तो ए बोलते हैं, अय बोलते हैं, तो इसमें भी हमारा होंठ गोल नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, आवृतामुखी। लेकिन ओ और अ जब हम बोलते हैं तो हमारा ओंठ जो होता है वो गोल होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, वृतामुखी। और औ जो है वह भी क्या होता है, वृतामुखी। ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिए
तो स्वरों के वर्गीकरण में हमने जो पढ़ा, स्वर हमारे कितने होते हैं, उनका उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर और ओष्ठ के आधार पर वो इनका वर्गीकरण किया गया। इसके बाद भी इसके कई वर्गीकरण होते हैं, लेकिन चूंकि हमें अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है और इससे अतिरिक्त आपसे कभी पूछा नहीं जाता, तो स्वरों का वर्गीकरण यही है। अगर आपकी इच्छा हो तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, लेकिन इसको आप तैयार रखिएगा, यह आपके लिए बहुत लाभकारी और सहयोगी होगा परीक्षाओं में। तो ये स्वरों का वर्गीकरण था। अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण लेकर, जो एक सीमित क्षेत्रों में एक सामान्य परिचय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इससे अतिरिक्त आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि वर्ण में आपको टेट या सुपर टेट के लिए पढ़ना पड़े। तो आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।